हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर बेटा अपना वही टॉपिक अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। अपना टॉपिक जो चल रहा था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की और स्थिर वैद्युत की बहुत से टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए थे बेटा। आज जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है बेटा गाउसेस लॉ। गाउस का नियम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पर्पस से देख लो, बोर्ड पर्पस से देख लो और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर का जो रीड है बेटा, जो मेन पार्ट है वो यही रहेगा। तो बात करते हैं गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो अपन पढ़ चुके हैं वो है सिंपल बातों में देखा जाए तो कूलम्ब्स लॉ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था अपने पास। दो रेस्ट चार्ज के लिए, स्टेशनरी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके लिए मान आता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है KQ अपॉन R²। इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था, तो डायपोल में दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद में देखा था द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण में कहा था द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2A। इसकी डायरेक्शन होती है -Q से +Q। ठीक है। इसके बाद में द्विध्रुव की अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, वो आई थी 2Kp अपॉन R³। निरक्ष पे आई थी Kp अपॉन R³। इसके साथ साथ में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो ये सिंपल सा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपन ने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकल जो फॉर्मूला लिखा था phi = E वेक्टर डॉट A वेक्टर या EdA cos थीटा या EA cos थीटा। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले जो होने चाहिए वो आपके हमेशा दिमाग में, हमेशा आपके नजरों में होने, ये जनरल फॉर्मूले आपको हमेशा पता होने चाहिए। अब बात करने वाले हैं गाउस के नियम की। गाउस का जो नियम है उसकी सहायता से अपन किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना अपन करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। बंद पृष्ठ, उस पृष्ठ को कहा जाता है गाउसीय पृष्ठ। जैसे आपने कोई भी क्लोज सरफेस लिया, ये क्लोज सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस बेटा 3 डायमेंशनल, क्लोज मतलब कंप्लीट क्लोज, ठीक है। 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल। इसमें सपोज आपने चार्ज पुट किए Q1 - Q2 Q3 Q4 एंड Qn। तो इस कंडीशन में इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड होगा, वैद्युत फ्लक्स जो संबंधित होगा, उसकी वैल्यू होती है बेटा phi = σQ अपॉन ε0। वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उसका फॉर्मूला आता है σQ अपॉन ε0। ठीक है। अब यहाँ जो σQ होता है, ये σQ इस बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स होता है और इस बंद पृष्ठ को कहा जाता है गाउसीय पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ को नाम दिया जाता है गाउसीय पृष्ठ। जी, तो किसी भी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर जो आया σQ, बीजगणितीय योग का मतलब सिंपल सा है, σQ = Q1 प्लस Q2 नेगेटिव का है इसलिए आ जाएगा -Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन Qn। ये बीजगणितीय योग होगा यहाँ पर। क्लियर? तो गाउस नियम का जो स्टेटमेंट होगा उसमें आप सिंपल सा बोल सकते हो कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित या किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में या गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। स्टेटमेंट जो मैंने बोला आप एडिटिव जो है अपनी नोटबुक के अंदर 2 बार सुनकर लिख सकते हैं। वापस सुनना, किसी भी बंद पृष्ठ या गाउसीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग σQ तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 के अनुपात के तुल्य होता है बेटा। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान आता है।
तो सिंपल सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ डायग्राम और ये फॉर्मूला, एकदम सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर बेटा, एकदम सिंपल और इजी। क्लियर? अब इसके और भी कुछ फॉर्म जो है वो आप बना सकते हो, वो अपन देखें। तो यहां देखो, इधर सपोज इसी फॉर्मूले के अंदर आप 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई से डिवाइड कर लो, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, 4 पाई सिग्मा क्यू और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप रिप्रेजेंट करोगे किसे, के से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पाई के सिग्मा क्यू। ये तो जो गाउस का नियम है, उस गाउस के नियम का फॉर्मूला जनरली सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पर कभी कभी इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, तो इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। क्लियर? तो अभी अपन ने देखा गाउस का नियम, वापस सुनना बेटा, गाउस का नियम क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से या गाउसीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। क्लियर? ये बीजगणितीय योग का मतलब ये वाली कंडीशन। अब बीजगणितीय योग क्यों किया, क्योंकि बेटा आवेश जो है वो एक अदिश भौतिक राशि है, आवेश जो है वो एक अदिश भौतिक राशि है। क्लियर? अब बात करते हैं कि बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है और किन बातों पे निर्भर नहीं करता है। तो अपन बात करें गाउस के नियम की, तो गाउस के नियम से रिलेटेड जो फ्लक्स की वैल्यू है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करेगी, उन दोनों के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो निर्भरता में बेटा इस फॉर्मूले को देखकर कह सकते हैं कि ये केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, केवल 2 बातों पर निर्भर करेगा। पहला जो आएगा वो है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब हो गया गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा पर बेटा, या बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश की मात्रा पर बेटा। तो पहला पॉइंट क्लियर, क्या फ्लक्स का मान केवल और केवल बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, माध्यम पर। माध्यम पे कैसे पता चला आपको, तो यहाँ पर बेटा एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैल्यू है। अगर आप मीडियम लेते हो तो मीडियम के केस में उसके अकॉर्डिंग उसका मान चेंज होगा। सर कैसे चेंज होगा, अगर मुझे एप्सिलॉन मीडियम निकालना, अगर मुझे 5 मीडियम की बात करनी होगी किसी मीडियम के अंदर, तो उस केस में मुझे लिखना होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो होगी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहां पर ये जो कंडीशन बन गई ये तो आपके पास आ जाएगी फाई निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। इट मींस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मीडियम के साथ चेंज होगी। तो डिपेंडेंस की बात की जाए तो फ्लक्स का मान केवल 2 बातों पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा पर, क्वांटिटी पर, और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पे, दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पर। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता। अनिर्भरता, तो अनिर्भरता में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा बेटा आवेश की स्थिति पर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवेश की स्थिति पर, पोजीशन ऑफ चार्ज बेटा, पोजीशन ऑफ चार्ज। अगर आपने कोई बंद पृष्ठ लिया है, ये बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ में कोई भी चार्ज आप यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, उस बंद पृष्ठ के अंदर वो चार्ज किसी भी बिंदु पर होगा, पर उस रिलेटेड फ्लक्स का मान समान होगा, एक समान होगा। मतलब बंद पृष्ठ के भीतर बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, बंद पृष्ठ के अंदर आप आवेश कहीं पर भी रख दो, उस संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान जो होगा वो एक समान होगा। बेटा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं उस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान अप्रभावित रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैंने उस बंद पृष्ठ के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की बात नहीं की है बेटा, ध्यान सुनना, उस पूरे बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स जो होगा वो एक समान होगा। क्लियर? आप ऐसा ना कर लेना कि इस चार्ज को यहां से उठा के यहां रख लिया या यहां रख लिया, फिर उसमें किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करके वो चेंज हो सकता है, पर बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान जो होगा वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पहला पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहली बात में अनिर्भरता में आया आवेश की स्थिति, आवेश की स्थिति पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा जो पॉइंट है कि अनिर्भरता के अंदर गाउसीय पृष्ठ के आकार व आकृति पे कभी भी निर्भर नहीं करता है। सर कैसे नहीं करता है उसको समझे।
तो उसके लिए सिंपल सी बात देखो, जैसे आपके पास कोई चार्ज है वो किसी क्यूब में रखा हुआ है, क्यूब। अब यहां पर अगर आप चाहो इस क्यूब की साइज को बड़ा कर दो, गाउसियन सरफेस को बड़ा कर दिया, ये अगर इससे रिलेटेड फ्लक्स फाई है तो इससे भी फाई होगा बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आपने क्यूब को ऊपर से क्यूब कवर ना करके बेटा किसी गोले से स्फेयर से या गोले से कवर कर लिया, तो भी उससे रिलेटेड फ्लक्स का मान जो रहेगा वो फाई रहेगा, उसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट आता है बेटा गाउसीय पृष्ठ के आकार व आकृति पर आप गाउसीय पृष्ठ का आकार जो है वो बड़ा कर देते हो, शेप चेंज कर लेते हो, तो उससे रिलेटेड फ्लक्स का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा यहां से निकलेगी ऐसे, वो इस ब्लॉक में से भी उतनी निकलेगी, इससे भी उतनी निकलेगी और इससे भी उतनी निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी बेटा। क्लियर? तो गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान जो होता है वो आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, दूसरा आवेश की स्थिति पे भी निर्भर नहीं करता है। ये सिंपल सी दो बात उधर है, दो बात इधर है। क्लियर? चले आगे। देन नेक्स्ट कुछ जनरल एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे आपको सिंपल सा कह दिया जाए कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा जो है Q जो है वो 1 कूलम है, 1 कूलम, तो उससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपके पास Q की वैल्यू सिग्मा Q की वैल्यू 1 कूलम है, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप चाहो तो इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लो और 4 पाई से डिवाइड कर लो, तो 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा k, तो आप इसको 4 पाई k भी बोल सकते हो, 4 पाई k भी बोल सकते हो। और k की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आपको याद होगी, 4 पाई k की वैल्यू थी 9 इंटू 10 द पावर 9, तो 9 4 जा 36 बेटा, तो इसके आंसर ये भी आ सकता है 36 पाई मल्टीप्लाई 10 द पावर 9, ये। तो आपके पास जो आंसर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आ सकता है। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू देकर आपको फ्लक्स पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर। मैंने 1 कूलम लिया तो 1 कूलम के करस्पॉन्डिंग सिग्मा क्यू को मैंने 1 पुट कर लिया और मैंने उसके डिफरेंट फॉर्म लिख लिए बेटा। क्लियर? दूसरा जो एग्जाम्पल है वो अभी अपन ने जैसा किया वैसा ही कोई पूछा जा सकता है। जैसे कोई क्यू आवेश है, उसके लिए ये बंद पृष्ठ फर्स्ट है S1 सरफेस है और दूसरा S2 सरफेस है। S1 सरफेस से फ्लक्स भी φ1 है और S2 सरफेस से फ्लक्स φ2 है, इन दोनों में रिलेशन। तो बेटा ध्यान रखना, φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी गाउसीय पृष्ठ के अंदर किसी द्विध्रुव को रख दिया गया बेटा, एक द्विध्रुव रख दिया, 2 रख दिए, 4 रख दिए, 10 रख दिए बेटा। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर बेटा, गाउसीय सरफेस के अंदर जो है कोई डायपोल रख दिया जाता है, ये डायपोल रख दिया गया, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। 0 क्यों आएगी? क्योंकि उस केस के अंदर सिग्मा क्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कोई भी डायपोल रखते हो तो डायपोल का टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा और हमेशा 0 होता है। तो उसके बेसिस पे ध्यान रखना बेटा, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर डायपोल रखा गया है, द्विध्रुव रखा गया है, तो उस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान 0 0 मतलब 0 होगा। क्लियर? चले आगे। देन नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की। गाउस का नियम प्रूव कैसे कर सकते हैं, व्युत्पन्न कैसे कर सकते हैं। कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है, बोर्ड्स में भी जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा। तो बात करते हैं बेटा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की। तो गाउस के नियम की व्युत्पत्ति को समझने के लिए सपोज मैंने क्या किया, एक चार्ज लेट किया, ये मैंने कोई चार्ज ले लिया क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज को एक बंद गाउसीय पृष्ठ में लेना है। तो मैंने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, एक बंद गाउसीय पृष्ठ जो है मैंने यूं बना लिया है इस प्रकार से, ये बंद गाउसीय पृष्ठ जो है मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा। कि ठीक है सर, अब यहां पर इस बंद पृष्ठ से संबंधित मुझे फ्लक्स निकालना है, तो मुझे फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश लूंगा। सपोज मैंने ये कोई क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया,
और इस अल्पांश से, इस क्षेत्रफल अल्पांश से संबंधित मुझे फ्लक्स निकालना है, तो क्षेत्रफल अल्पांश से संबंधित फ्लक्स जो आएगा डी फाई, वो आएगा तो आपके पास ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये क्षेत्रफल अल्पांश लिया मैंने, यहां पर ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो आप लिख सकते हो क्या, जहां ई वेक्टर जो आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, इस ई वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए यहां पर लेट करेंगे एकांक धनावेश, तो ये धनावेश उस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, इधर ये ई वेक्टर इधर आएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को मैं कहूंगा आर वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है एरिया वेक्टर, ये आपने ले रखा है एरिया अल्पांश बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्षेत्रफल अल्पांश की, तो ये आपके पास क्षेत्रफल अल्पांश डीए, और बात करूंगा डीए वेक्टर की, तो बेटा क्षेत्रफल जो है वो सदिश भौतिक राशि है, उसका जो दिशा होता है वो हमेशा उस क्षेत्रफल के तल के लंबवत होता है। तो ये आपने अल्पांश ले रखा है इधर, तो इस तल के लंबवत मतलब तल के लंबवत मतलब इधर, ये तो यहां पर जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर आएगा, ये डीए वेक्टर, और डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बिटवीन एंगल जो आ गया वो थीटा, एंगल जो आ गया वो क्या आ गया, थीटा आ गया। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू अगर रखी जाए तो आपके पास आएगा क्या, डी फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर ली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है, आप ओपन करोगे कॉस की फॉर्म में आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डी ए कॉस थीटा। ये इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स का मान आ गया। अब पूरा मान निकालना, तो अपन इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर आप करेंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा फाई, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन रहेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी ए कॉस थीटा क्या है, तो आपने ये जो डी ए ले रखा है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला, ये इस डायरेक्शन में, ये डी ए कॉस थीटा होगा। तो उस केस में जो क्षेत्रफल अल्पांश ये वाला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इधर ऐसे, ये, और ये जो बनेगा इधर इस डायरेक्शन जो बनेगा इस डायरेक्शन में वो होगा डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान देना बेटा कि ये जो डी ए कॉस थीटा वाला एरिया, ये वाला, ये इस बिंदु पर, ये जो क्षेत्रफल है इस बिंदु पे जो कोण बनाएगा वो कोण बनेगा ठोस कोण। क्या बनेगा? ठोस कोण, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी ओमेगा से। तो मैं यहां लिखूंगा जहां डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं ठोस कोण। तो ठोस कोण जो होगा उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डी ओमेगा से, ये कंडीशन आएगी। तो इसकी वैल्यू मैंने अगर यहां पुट कर ली तो आपके पास आएगा फाई इक्वल्स टू के क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब इस डी ओमेगा की वैल्यू की बात करें, तो ये अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था बेटा, ध्यान सुनना। डी ओमेगा की वैल्यू जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी तो वो अपने पास आई थी इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ये किसी भी बिंदु पर ठोस कोण का जो समाकलन करते हो, जो आपको बिंदु पे ठोस कोण मिलता है उसकी वैल्यू आती है 4 पाई। क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर बनेगा ये एक स्फेयर, और इस स्फेयर का जो एरिया होता है वो एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलती है 4 पाई। क्या मिलती है? 4 पाई। तो किसी भी बिंदु के लिए ठोस कोण का जो समाकलन आएगा वो मिलेगा आपको 4 पाई। तो आप डायरेक्ट पुट करोगे बेटा यहां पर फाई इक्वल्स टू के क्यू, और यहां रख दोगे 4 पाई जी। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आपको मिला ये के क्यू 4 पाई। तो ध्यान से देखना इधर, ये फाई इक्वल्स टू 4 पाई के क्यू, यही है बेटा गाउस का नियम, यही है गाउस का नियम। सर ये कैसे गाउस का नियम हुआ?
आपने तो अलग बताया था कि phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो आया ही नहीं। तो बेटा वो देखो कैसे आएगा, आप इस k की वैल्यू रख लो, इस k की वैल्यू लिख दो। k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपके पास phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गाउस का नियम। कैसे प्रूव किया, वापस समझना बेटा। गाउस के नियम को समझने के लिए सिंपल सा अपन एक बिंदु आवेश लिया, जिसको एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ से बंद हुआ मान लिया। उसी बंद गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश लिया dA, क्षेत्रफल अल्पांश, और उस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स का मान देखा तो फ्लक्स बनता है d phi इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA, या फिर E dA cos थीटा, या E dA cos थीटा। इस E की वैल्यू जो होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा कि इस अल्पांश से संबंधित जो फ्लक्स आएगा उसका मान होगा E dA, या E की वैल्यू पुट कर ली KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट है तो यहां देखा DA वेक्टर और E वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो है थीटा, DA वेक्टर और E वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा, तो अपन लिख दिया DA cos थीटा। फिर इसको किया अपन ने इंटीग्रेट, जब समाकलन किया तो समाकलन पे d phi का जो इंटीग्रेशन हो गया वो डायरेक्ट हो गया phi, k और q कांस्टेंट है जिसको अपन ने सेपरेट कर लिया, और इंटीग्रेशन होगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीजें वेरिएबल है। अब यहां पर जब इंटीग्रेट किया तो मैं बता रहा हूं कि जो DA cos थीटा क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर जो होता है वो होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल ठोस कोण। तो इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया d ओमेगा से, और d ओमेगा की जो वैल्यू होती है किसी एक बिंदु के लिए उसकी वैल्यू होती है 4 पाई, तो अपन ने ये आपने 4 पाई वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब ये आपके पास जो है गाउस का नियम आ गया। कि आपने शकल दूसरी बताई थी और ये दूसरी है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसका थोड़ा सा मेकअप किया हुआ, इसको चेंज कर लो। चेंज कैसे करोगे, इस k की वैल्यू रख ली, इस k की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गई बेटा, तो आपके पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन। तो लास्ट फाइनल वही रिजल्ट आया जो अपन ने पहले पढ़ा था। तो ये है आपके बेटा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। क्लियर, चले आगे। तो आज अपन ने देखा बेटा गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, दोनों ही पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आराम से अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना, कोई डाउट आए तो वापस पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन तभी समझ में आएगी जब आपको ये अच्छे तरह से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।